हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का सफलों के इस मंच पर। और हम हिंदी के वर्णमाला के प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ पर हम वीडियो के जो एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र ये कोर्स कर रहे हैं। तो वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न है, भाग 1 हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे उसमें कंसेप्चुअल के साथ। अभी हम भाग 2 जो है कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फिर से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके सीधे वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, कल हमने क्या क्या बात कर ली थी। ध्वनियों के प्रकार के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इसमें एक मात्रा के आधार पर स्वर, आपके व्यंजन है ना, और उसमें फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस सब के बारे में बात कर लिया था। फिर उसके बाद व्यंजनों की जो संख्या के बारे में हमने बात कर ली थी, कितने होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजनों की मूल संख्या आपका। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 बात कर ली थी। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, द्विगुण, ये सभी के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि मुखाकृति और जीभ की भाग के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग कौन सा है, पश्चिम भाग कौन सा है, समवृत, अर्ध समवृत, अर्धविवृत, विवृत स्वर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था कि कौन सा स्वर जो है किस वर्ण नाम के अंतर्गत आएगा और कौन सा दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। तो चलिए फिर आज का हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की बात। स्वरों का वर्गीकरण किया था, आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में क्या है, देखिए, वर्ण का नाम यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, स्वर क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंठ की अगर हम बात कर लें तो कंठ से जो आवाज आ रही है, यानी क, ख, ग, घ, जब आप बोलोगे तो देख रहे होगे आपका कंठ जो है इसमें हरकत में आ रहा है। तो क कंठ, ठीक है, ख भी कंठ, ग भी कंठ, घ भी कंठ और अंग भी कंठ। अब यहाँ पे ये देखना है कि अघोष और अल्प प्राण, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण हमें देखना है। तो अघोष क्या है, सघोष क्या है, ठीक है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये सभी हमें देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ, जिसमें अल्प प्राण मतलब जो प्राण है आपका वो कब निकल रहा हो। तो क बोलने में क्या समस्या हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही, आराम से आप बोल रहे हो। लेकिन वहीं ख बोलने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको महाप्राण कह दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो क है, ग है, ठीक है, ये हमेशा अल्प प्राण रहेंगे कि इसमें बोलने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। उसी प्रकार अगर हम ख, घ की बात कर लें तो उसमें बोलने में ज्यादा समस्या आ रही है, तो ये हमारा महाप्राण रहेगा। तो क्या हो गया, अल्प प्राण क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया पहला। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ समराइज कर सकें। देखो, अल्प प्राण, अब अल्प प्राण की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, पहला अल्प प्राण हो गया क, फिर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ये वर्ग की बात कर रहे हैं। उसके बाद अंग, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये सभी जो है आपके अल्प प्राण हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अल्प प्राण हो गए। अब दूसरी बात, अब क्या करना है, महाप्राण की बात करना है। महाप्राण, अब महाप्राण का मतलब नाम ही समझ रहे हो कि महान चीज है कोई, है ना, मतलब ज्यादा समय लग रहा है। तो जैसे ख, घ, तो ये क्या हो गया, दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं सघोष और अघोष की। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष और सघोष के बारे में बात करते हैं। देखिए, अघोष क्या है और सघोष क्या है। देखिए, अघोष जो होता है आपका, जब भी आप उनका उच्चारण करते हैं तो जो स्वर तंत्री हैं आपके, उनमें कंपन नहीं होता है ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। असघोष क्या है, जिनमें कंपन होता है। ठीक है, तो अघोष में कौन कौन आएंगे, प्रथम और द्वितीय। क, ख में आपके अघोष आएगा, इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। बाकी ग, घ, घ, ग, घ, अंग, इसमें देखो आप स्वर तंत्र, क, ख, वो नाक वाला एक शब्द आता है ना, घ, घ, अंग, वो इसमें नहीं आ रहा है। तो क, ख यानी पहला और दूसरा अघोष में आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये सघोष के अंतर्गत आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा तो आएगा ही आएगा, प्लस अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे इसमें। कौन से, यर, लव, अंग, अह भी आएगा, अनुस्वार और विसर्ग भी आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अघोष में आपका क्या क्या आएगा, प्रथम, चतुर्थ, प्रथम और द्वितीय तो आएगा ही आएगा, इसके साथ स, ठीक है, श, तीनों स आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत यहां पर प्लस कर लो, अंतस्थ आएगा, अंतस्थ, ठीक है, और इसके साथ साथ आएगा आपका सभी अंग, अह और सभी स्वर, सभी स्वर इसके अंतर्गत सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब अघोष मतलब जिसमें घोषणा ना हो,
क ख में कोई घोषणा उत्पन्न नहीं हो रही है, घ घ ग घ ng, इसमें एक स्वर तंत्र आ रहा है, एक घोषणा हो रही है तो स घोष हो जाएगा। और ये बाकी सभी वर्ग पे लागू होता है, ध्यान रखिएगा। क वर्ग पे भी, च वर्ग पे भी, ट त प, इन पांचों वर्गों पे लागू ये होता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष के बारे में। अब देखिए यहाँ पर वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। कंठ से उत्पन्न हो रहा है तो क वर्ग हो गया, ये ध्यान रखिएगा। क से कंठ और क से क वर्ग। तालव्य क्या है? च च च छ ज झ इया, ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तालव्य का मतलब क्या हुआ? तालाब का जो तालु है ना आपका, उसकी छत का जो पिछला भाग है, उससे अगर हम उसको अगर हरकत में ला रहे हैं, काम में ला रहे हैं, तो आपका वो तालव्य व्यंजन कहलाता है ना। तो मानो आप बोल के देखो, च छ ज झ, है ना, आ रहा है ना हरकत में, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें तो मूर्धन्य की। अब देखो तालब से मूर्धन्य बिल्कुल डिफरेंट है। ट ठ, जीभ हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जो छत है हमारा, छत, उसका जो अगला भाग होता है, जैसे जो जीभ के ऊपर वाला जो भाग है हमारा, उसके जो आगे वाला भाग है वो मूर्धन्य है। च ट, देखो अब जीभ को ऊपर ले जाके लड़ा रहे हो ना, ट ठ ड ढ ड ड़, ये तो वो मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। दंत क्या है? दंत का मतलब क्या होता है? जीभ हमारे दांत पे लग रहा है, त थ बोलो, अब दांत, जीभ जो है आपका दांत के पास जाएगा, तो इसलिए वो दंत कहलाता है। तो त थ द ध न, है ना, सिंपल। अच्छा, वो ओष्ठ तो सबसे सिंपल है कि ओठ का इसमें इस्तेमाल आ रहा है, प फ ब भ म, है ना। ओ औ ध्यान रखिए कंठोष्ठ है, ये उ जो है स्वर में, वो आपका आएगा ओष्ठ में, ये ध्यान रखिएगा। तालव्य में और कौन किस्सा आएगा? श य, ये तालव्य में भी आएगा, ठीक है। और वर्त से किसे कहते हैं? देखिए ये दंत से और मूर्धन्य से बीच में भाग वाला आता है, इसलिए अगर ऑप्शन में दंत और वर्त से दोनों आए तो वर्त से ही इसको कीजिएगा। न ल स जो है ये वर्त से में ही आएगा, तो यहाँ श र ल ये भी वर्त से में आएगा। दंतोष्ठ व में दंतोष्ठ, ओठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, दांत का भी इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए, बोलिए इसको, व, ठीक है। श ये मूर्धन्य में आएगा। स्वर यंत्रीय ह। उच्छिप्त, देखिए उच्छिप्त का मतलब क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे अभी। उसके साथ जो ये उच्छिप्त होते हैं, द्विगुणी होते हैं, ताड़नझात होते हैं, है ना, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम वर्गीकरण कर लेते हैं। तो उच्छिप्त यहाँ पर ड और ढ हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ये चीज सिंपल हो गया, क्लियर हो गया होगा। कंठ से क, तालव्य च, मूर्धन्य ट, दंत त, ओष्ठ प, ये चीज इतना कनेक्ट करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब आज के प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा? अब हमने बात कर ली थी ना, कंठ वर्ण कौन सा आएगा? अ क्या है? कंठ है। अ क्या है? कंठ है। ये क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ है। ई क्या है? दोनों ये तालु है, तालव्य वाला है, ठीक है। ये आपका कंठ है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मूर्धा है, दंतालु है या तालु है? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, अभी हमने बात की थी, यहां पर देखिए, ये क्या बात की थी? तालु की बात की थी ना, ये रहा। श क्या है? तालु में आता है, तो तालव्य इज द राइट आंसर। तालु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। इया, इया व्यंजन जो है ये किसका है? च छ ज झ इया। अब च छ ज झ इया में अगर आप देखो तो च की हमने क्या बात कर दी थी? च की में हमने बात करी थी कि ये तालव्य व्यंजन है, इसलिए च वर्ग के अंतर्गत इया आता है, पांचवा व्यंजन, ठीक है, तो वो तालव्य हो जाएगा। अब आप बात कर लो कि तालव्य, अच्छा इया बताओ कौन सा है? अल्प अल्प सघोष अल्प है कि या अघोष महाप्राण है, इस तरह बताओ क्या है। तो देखो हमने बात कर ली थी कि जो अल्प प्राण है वो 1 3 5 है, तो इया क्या है? 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें सघोष अघोष में, तो हमने बात कर ली थी पहला दूसरा ही केवल अघोष है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा क्या है? सघोष है। तो अल्प प्राण सघोष व्यंजन ये कहलाएगा इया, ठीक है। तालव्य अल्प प्राण सघोष व्यंजन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। हिंदी की श ध्वनि है, अभी हमने बात कर ली थी स्व ध्वनि के बारे में, है ना। तालव्य इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। च छ ज झ इया का उच्चारण क्या होता है? देखिए बार बार आ रहा है, बार बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बनता जाएगा। च छ ज झ इया बात कर ली थी हमने, मूर्धन्य और दंत के बीच वाला जो हिस्सा काम हो रहा है उसे हम तालव्य कहेंगे, तो तालव्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। किस व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है? अब हमने क
कंठ, क से याद किया था क्या, क से कंठ, और च छ ज झ प फ ये म क्या है, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ। उसके बाद क्या है, च छ, अब छ हमने क्या बात कर ली थी, छ आपका आ जाएगा ये इसको बोलते हैं हाँ तालव वाले में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो ड ढ ये तो आप जानते ही हैं, उत्क्षिप्त वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है उत्क्षिप्त वाले में आ जाएगा, और ये जो है च छ वर्ग वाला है हमारा, ये तालु वाले से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ई ई ई दीर्घ ई, च छ ज झ इया उच्चारण सर किस तरह, देखिए हमने ई और ई स्वरों वालों के वर्गीकरण में भी हमने बात की थी कि जो हमारा ओ औ है वो ओ औ जो है कंठ तालव, कंठ ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। और हमने बात की थी कि जो ई और दीर्घ ई है ये क्या है, ये तालव्य है। तो यहाँ पर जब ये पता चल गया कि ये तालव्य है, च वर्ग भी तालव्य है, तो सोचने की जरूरत क्या है, सीधा आंसर करिए ना, तालव्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, किस व्यंजन का, देखिए तालव्य आपको भूलेगा नहीं, मैं तो कहता हूं अगर ये आपने सीरीज कर ली तो आपको कोई भी वर्णमाला का एक भी वर्ड जो है छूटेगा नहीं, ये स्वर छूटेगा नहीं, ये कौन सा तालव्य है कौन सा मूर्धन्य है, एक एक चीज जो है कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताइए किस व्यंजन का उच्चारण स्थान यहाँ पर तालव्य है। अब देखो ग हमने बात कर ली थी, क वर्ग में आता है तो कंठ हो गया, है ना, कंठ हो गया। च छ बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि वही चीज है ना। त थ द ध न, अब त देखो त क्या है, हमने त बात की, ट ठ और त में अंतर आ रहा है, तो बताइए त हमने बात कर ली थी कि वो दंत से आता है, तो त थ द ध न क्या हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा, है ना, ये दंत हो जाएगा। प फ ब भ म ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब बचा क्या, च छ ज झ ये हमारा तालव्य हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आइए, य का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है या तालु है। तो हमने बात कर ली थी य के बारे में कि ये तालव्य है। कैसे है आपको दिखा देते हैं, ये रहा, देखिए यहां पर तालव्य में य आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये तालु इज द राइट आंसर। कहां गया हमारा, हाँ ये रहा, तालव्य इज द, तालु इज द राइट आंसर। तो तालु में क्या क्या आ गया आपका, श आ गया, य आ गया, ई आ गया, दीर्घ ई आ गया, च छ ज झ इया आ गया, ठीक है, च वर्ग भी आप बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके तालु में आ गए, तालु वाला कभी भूलिएगा नहीं। दोबारा यहां लिख देते हैं, ई दीर्घ ई, श य और च छ ज झ इया, ये सभी आपके तालु वाले वर्ड में आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, श का उच्चारण स्थान क्या है, अभी हमने बात की किसका है, तालु का, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, तालव्य ध्वनि कौन सी है, अभी हमने बात की, श जो है तालव्य ध्वनि है। च वर्ग ध्वनियां किसके वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तालव्य के अंतर्गत आती हैं। ड, अब यहां पर नया आया है, ड जो है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है, बताइए। तो देखिए जो ड है ना, ट ठ ड किस में आ रहा है, ट हमने क्या बात कर ली थी कि हम जीभ को ऊपर ले जा रहे हैं, ट उस जाके लड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। ट पूरा वर्ग जो है, ट वर्ग जो है पूरा मूर्धन्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। और स्वर कौन सा मूर्धन्य होता है, री, री भी इसके अंतर्गत आएगा, ये भी मूर्धन्य ही होता है अगर स्वरों का वर्गीकरण करें उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर। अब देखिए हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, अभी हमने बात की थी कि ट ठ ड ढ मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, ये धन्य है, ठीक है। च छ तालव्य है, ये ध्यान रखिएगा। प फ ब भ म ओष्ठ है, भूलना नहीं है बिल्कुल। और त थ द ध न ये क्या है, ये दंत हैं। क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, सब यहाँ रिवाइज करते चलिए, हर प्रश्न के साथ आपका रिवीजन होता रहेगा। बिल्कुल ये मत इरिटेट होइएगा कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहा है, ये आपको याद करा रहा है, बोल रहा है सर याद कर लीजिए काम आएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, तो जीभ दांत पे अगर आप जीभ लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, दंत कहलाएगा। अब दंत कौन सा है आपको पता है, त वर्ग है ना, त वर्ग क्या है, दंत है। कंठ वर्ग कंठ कौन सा है, क वर्ग, देखिए रिवाइज हो रहा है। मूर्धन्य कौन सा है, ट वर्ग है
ठीक है। अनुनासिक क्या है? अंग, जानते ही हैं आप। अनुस्वार। दंत ध्वनि कौन सी है? दंत, त। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, फटाक से देखते ही आप तुरंत आंसर कर लोगे कौन सा इसमें दंत ध्वनि है, कौन सा इसमें कंठे वर्ण है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है। आप सभी जान रहे हो, ये क से कंठ, छ से तालव्य, च से तालव्य, प से ओष्ठ। बोल के देखो आप, ठीक है, बोल के देखोगे आप उतना क्लियर हो जाओगे। कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सवाल में ही डाल देता है कि आप मूर्धन्य ध्वनि देखोगे तुरंत आप लगा दोगे अरे ट ठ, अरे सब मूर्धन्य हो रहा है हमारा, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो अभी हमने बात की थी कि जो यहाँ पर आपका ढ़ है, जो ये नुक्ता वाला है ढ़, है ना, ये क्या आएगा? ये आपका उच्छिप्त व्यंजन कहलाएगा, उच्छिप्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट वर्ग जो है किस प्रकार के व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ, क्या बात की थी हमने? ट, ठ, हमने ढ बात की थी मूर्धन्य के बारे में, तो यहाँ पर मूर्धन्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट, ट, ठ, ड, ढ, सभी जानते हैं क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम से आ रहा है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, बात वही कर रहा है लेकिन प्रकार है इस क्वेश्चन का। तो बताइए, देखिए यहाँ पर क्या जो है यहाँ पर सही है? विकल्प जो है यहाँ पर शुद्ध की बात कर रहा है। तो देखिए, श हमने बात कर ली थी कि मूर्धन्य के अंतर्गत नहीं, तालव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। च हमने क्या बात कर ली थी? च, छ, छ, ज, झ, तालव्य के अंतर्गत आता है ना। और श जो है ये हमारा दंत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही है। तो यहाँ पर ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। ये वाला आपका मूर्धन्य आएगा, ये तालव्य नहीं होगा, ये जो श है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए आ जाइए 71। आज भी हम उतना ही 50 क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको फटाफट रिवाइज होता रहे। नेक्स्ट आइए, थ। थ किस वर्ग का व्यंजन है? पता है, बताया था ना मैंने, त, थ, द, ध, न। क्या कर रहे हैं आप? जीभ को दांतों से घर्षण कर रहे हैं, घर्षित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। उसमें पता है ना आपको, श, श, ह बोलने से मुंह से जो है गर्म हवा निकले, वही उसमें कहला देता है। ओष्ठ भी पता है आपको, ओ औ तो आपका कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, लेकिन जो उ दीर्घ उ है वो आपका ओष्ठ कहलाएगा। और वर्ण में अगर देख लिया, व्यंजन में अगर देख लिया जाए तो आपका प, फ, ब, भ, म, ये सभी व्यंजन में ओष्ठ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, दंत्य वर्ण है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत, त, 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 तो ये आपका दंत वर्ण हो जाएगा। क्लियर? त से तुरंत ध्यान दीजिएगा, त जीभ पे लगते ही, दांत पे लगते ही जीभ दांत से घर्षण करता है, त निकलता है, और तन त निकल गया, दंत हो गया। द ध्वनि, त, थ, द, ध, न, फिर भी आ जाएगा क्या हमारा? द, दंत। नेक्स्ट आइए, त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। त का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से होता है। देखिए फटाफट, कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं और कितनी बार ये प्रश्न जो है अलग अलग एग्जाम में वही प्रश्न रिवाइज कर रहा है, अलग अलग नाम के आधार पे। यहाँ पूछ दे रहा है त का उच्चारण स्थान, तो कहीं पूछ दे रहा है त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो क्वेश्चन डिफरेंट करके वही बार बार पूछ रहा है। तो इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है, और ये बार बार इसलिए कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब बताओ, इसमें दंत ध्वनि कौन सी है? ख वर्ग है, च है, ल है, फ है, तो सभी जानते हैं क्या? बताइए। ख जो है कंठ हो जाएगा, च हो जाएगा किसमें? तालव्य में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ल, त, थ, द, ध, न, और ल भी जो है ये आ जाएगा दंत में, दंत में आ जाएगा ल। अब प, फ ये ओष्ठ में आ जाएगा। देखिए आपको वो दिखा देता हूं मैं, वो डायग्राम जो मैंने बनाया था उसमें आपको दिख जाएगा कि ल जो है आपका किस वर्ग में दिया हुआ है। इसको वत्स से भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पे वत्स दिया नहीं है तो आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोलते? दंत। देखिए न, ल, स ये सभी दंत में आते हैं, लेकिन अगर दंत और वर्त से दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको वर्त से करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ दंत भी पूछ रहे थे तो पहले दंत भी इसको कनेक्ट करेंगे, तो ल जो है दंत में भी आता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 77। हिंदी में ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ बताइए। अ कंठ हो गया,
त थ द ध न दंत हो गया, प फ ब भ म ओष्ठ हो गया ना, ओष्ठ निकल के आ गया हमारा, दिस इज द राइट आंसर। च छ ज झ ये तालव्य आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा नहीं शब्द दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ना है, नहीं तो पता लगा आप ओष्ठ ध्वनि करके आए फिर आपने तुरंत प पहला देखा प लगा दिया, जबकि देखो आप प भ म तीनों ही ओष्ठ हैं। च क्या है? तालव्य है, च हमारा तालव्य है, दिस इज द राइट आंसर। ब ध्वनि है, ब ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि? तो जो ब है प फ ब भ, ब हो गया ना, तो ब ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, अभी हमने देखा कि उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं वो हमने देख लिए। अब स्वरों के भेद भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहा हूं, देख लीजिए 6 प्रकार के होते हैं ये। अ आ ये कंठ आ रहे हैं, कंठ से आवाज आ रही है। तालव्य ई दीर्घ ई तालु का इस्तेमाल हो रहा है। री ये मूर्धन्य का इस्तेमाल हो रहा है। ओष्ठ में ऊ जो है ये ओठ जो है मुड़ जा रहे हैं आपके। ए अय कंठ का भी और तालु का भी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है ए अय में। ठीक है, ओ औ में ओठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और अ बोलने में कंठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कंठोष्ठ स्वर कहलाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रट जाइए, समझ जाइए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, और बार बार रिवाइज तो करा ही रहा हूं आपको मैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है जिनको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर न ल श अगर दंत दिया तो आप दंत करिए, लेकिन अगर दंत और वर्त से दोनों दिया है, मैं बार बार वही कह रहा हूं, तो वर्त से ये सही होगा, वत्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न ल स। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य र ल व, 1000 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन आपके य र ल व होते हैं। अब इसमें भी य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। अच्छा, लुंठित और प्रकंपित, ये लुंठित क्यों बोल रहे हैं, प्रकंपित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर को जो है हम जीभ को ऊपर ले जा रहे हैं इसलिए लुंठित कहते हैं। प्रकंपित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रकंपित कंपन भी हो रहा है र बोलने में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ल पार्श्विक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीभ को जो ऊपर ले जा रहे हैं दोनों तरफ से हवा निकल रही है, जीभ को जो ऊपर है ल बोलिए, दोनों तरफ से हवा निकलेगी, तो इसलिए इसको ल कहेंगे, पार्श्विक कहेंगे। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श व्यंजन तो आप जानते हैं 25 होता है, क से लेकर के प वर्ग तक, है ना, 5 × 25। और यहाँ स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? स्पर्श भी होते हैं, संघर्षी भी है बोलने में, तो च छ ज झ, है ना, संघर्ष हो रहा है इसमें बोलने में, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ये 4 होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ देता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, है ना, या च स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? उसमें ईसत या स्पृष्ट, ये 3 शब्द हैं, इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पृष्ट भी पूछता है तब भी समझिए इस उसमें से पूछ रहा है। ईसत का भी मतलब उसमें होता है, तो श श श ह, इसमें सभी जो है गर्म हवाएं निकलती हैं मुंह के द्वारा जब बोलने पर, इसलिए इनको ईसत, स्पृष्ट या उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए उच्छिप्त का मतलब क्या हुआ, या तड़नजात या विकसित या द्विगुण का मतलब क्या हुआ? तो उच्छिप्त का मतलब समझ लीजिएगा, उत का मतलब होता है उठा हुआ, है ना, तो यहां पर जो है आपका फेंका हुआ, अगर समझ लीजिए टोटल मतलब उच्छिप्त का मतलब फेंका हुआ, तो उससे संबंधित है। यहां पर देखिए उत का जो मतलब है ऊपर उठना, ऊपर उठना, और क्षिप्त का जो मतलब है शीघ्रता से नीचे आना, शीघ्रता से नीचे आना, तो ये ऊपर उठना और फिर शीघ्रता से नीचे चले आना, तो ये उच्छिप्त। ड तुरंत मतलब जो हमारा लय है वो तुरंत ऊपर गया और नीचे आ गया, इसलिए उच्छिप्त कहते हैं इसको। और ताड़नजात भी कहते हैं। क्यों ताड़नजात कहते हैं? क्योंकि जैसे ड़, जैसे नहीं बोला जैसे गिटार के तार आप छेड़ रहे हो, वैसे ही एक ताड़नजात उत्पन्न होता है। विकसित क्यों कहते हैं? विकसित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड और ढ से ड़ और ढ बनाया गया, इसलिए इसको विकसित भी कहते हैं। और द्विगुण क्यों कहते हैं? कि इसके 2 गुण होते हैं, है ना, जैसे कि अगर आप नुक्ता रहित इस्तेमाल कर रहे हो, तो जैसे कि आप ढाल इस्तेमाल कर सकते हो, इससे क्या बोल सकते हो, डमरू बोल सकते हो, है ना, और इससे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ढाल होता है ना, ये इस्तेमाल कर सकते हो। और ढ से क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सड़क, है ना, सड़क, और ढुलाई या पढ़ाई या पढ़ना, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो है द्विगुण व्यंजन है, इसलिए दो जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। याद रहेगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। कई जगह पूछ देता आगत स्वर कौन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन का ध्यान रखिएगा, जो नुक्ता है आपके वही आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो विदेशी भाषाओं में ध्वनियां है, क नुक्ता वाला, है ना, ख नुक्ता वाला, ग ज फ नुक्ता वाला,
ये सभी जो है आपके आगत ध्वनियां, जो यानी जो विदेशी भाषाओं की ध्वनि है। अनुस्वार तो आप जानते ही हैं, ये अनुस्वार होता है, ठीक है। अनुनासिक स्वर क्या है, चांद बिंदी लगा दीजिए, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नासिक की ध्वनियां कौन सा है, ड़, या, ड़, न, म, ठीक है। अंग, या, ड़, न, म, ये सभी नासिक की ध्वनियां आती हैं। क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, संयुक्त व्यंजन तो आप सभी जानते हैं, छ जो है क श से मिलकर बनता है, त्र जो है त र से मिलकर बनता है, ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर बनता है, स्र जो है स और र से मिलकर बनता है। क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए मैंने सब बता दिया, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, य, र, ल, व, तो वो हो जाएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी, क्या है, त, थ, द, ध, न, बताइए। यस, बिल्कुल सही, आपका दंत्य वर्ण है। ओ, आओ की बात कर ली थी हमने, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अर्धस्वर कौन से हैं, अभी हमने बात की थी ना, अर्धस्वर य और व जो है हमारे अर्धस्वर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, कौन सा वर्ड जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब हमने क, च, ट, त, प, ये सभी जो वर्ग हैं ये क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन यह जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। क्लियर है, नेक्स्ट आइए 84 अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है, य, र, ल के अलावा क्या दिख रहा है, ब दिख रहा है, यानी ओष्ठ वाला दिख रहा है, ये हमारा अंतस्थ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट आइए, अर्धस्वर क्या कहलाता है, वही कहलाता है, य और व जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। तो यह दिया हुआ है तो यह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है अर्धस्वर वाला, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कथन यहाँ पे रूप में दे रखा है, तो आपको ये बताना है य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि सर मेरा तो यही सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बचाइए, तुरंत लिखा हुआ य व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। कि यहाँ क्या गलत हो सकता है कि हम अगला जो है पढ़ने जाए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण से स्वर, जैसे आप क अगर बोलते हो तो क प्लस अ होता है, ये ध्यान रखिएगा, तभी वो अ का स्वर लगाते हैं, तभी बोल पाते हैं। अवधेश का विग्रह अवधंधेश होता है, नहीं होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है, नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट आइए, कितनी होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले लेक्चर में हमने बात की थी, बताइए सभी लोग कि अवधेश का समास विग्रह क्या होगा और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, सभी मुझे बताइएगा। मूल व्यंजन बताइएगा कैटेगराइज करके, मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, ठीक है, इस तरह बताना है आपको। कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, कुछ दिख रहा है, य, र, ल, व में ल दिख रहा है, दिस इज आवर राइट आंसर। प, फ, ब, भ, म, पढ़ते ही आप आंख मूंद के बोल दीजिए क्या, ओष्ठ सर, ओष्ठ, ओष्ठ पढ़ा सर हमने, तो ओष्ठ हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, ओष्ठ वर्ण, यह अब सर इसमें तो व्यंजन नहीं आ रहा है, तो स्वर तो बताइए, बिल्कुल, ऊ दीर्घ ऊ, तो यहाँ छोटा ऊ तो है भाई साहब, ये क्या हो गया, ओष्ठ वर्ण हो गया। अब अ बोलोगे सर अ आ क्या है, अरे यार उच्चारण करो, आप कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है ना, तो हो जाएगा कंठ से, ई तालव्य से। नेक्स्ट आइए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, सर याद करके परेशान हो गए, बिल्कुल नहीं परेशान हुए, य, र, ल, व आपका अंतस्थ है, बिल्कुल याद करके रखिए, ठीक है। उसमें हो गया, संयुक्त हो गया, तालव्य हो गया, भूलना नहीं है, सब रिवाइज करते जाना है। यहीं पर क्या है, उसमें है, ये क्या है, संयुक्त है, ठीक है। कौन से क्या मिलके बना है मैंने बताया है, आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये क्या हो गया, तालव्य हो गया, भूलना नहीं है, सब रिवाइज करते चलना है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य, र, ल, व आ गया, देखिए सर बिल्कुल आ गया। अब तो कोई नींद में भी उठा के पूछता आप बता देंगे, है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य, र, ल, व, कितनी बार रिवाइज होगा आपको बताइए। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है, देख रहे हैं आप, तरीका देख रहे हैं पूछने का बिल्कुल। फिर पूछे अगले क्वेश्चन में व, र, ल, व या क्या है ना, घुमा फिरा के ऐसे ही। अंतस्थ व्यंजन उसमें जानते हैं आप कौन कौन सा है, श, स, ह, है ना। स्पर्श आपके 25 हो जाते हैं, क वर्ग से लेकर के त, प वर्ग सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, आप सभी को पता है कौन सा, श, श, ह, याद है ना, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर ये जो है श, 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 ह, ये सभी आ जाएगा इसके अंतर्गत। क्लियर है सभी को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे आइए, आगे आइए। अच्छा एक चीज और रह गया आपका, ये अयोग वाह पूछ रहे थे आप लोग, तो अंग अह ये अयोग वाह होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने और इंक्लूड करना भूल गया, तो अभी यहाँ ध्यान लीजिए। अयोग वाह जो होता है, अंग अह जो है, अनुस्वार और नासिक जो है, ये अयोग वाह के अंतर्गत आता है, ठीक है। च, छ, ज, झ तो आप जानते हैं, तालु है, ट, ठ, ड, मूर्धन्य है, तथ, तथ, न, दंत है, भूलिएगा नहीं।
बिल्कुल याद करते चलिए, याद करते चलिए, भूल रहे हैं आप। तालव्य, क्लियर। नेक्स्ट आइए, श श श व्यंजन किस प्रकार के हैं, अभी हमने बात की, किस प्रकार के व्यंजन हैं बताइए, भूलना नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंतस्थ कौन कौन से हमने पढ़े हैं, अंतस्थ पढ़े हैं, य र ल व, है ना। वर्ष कौन से पढ़े हमने, न ल श, बात की थी ना। अगर ये दोनों दिया हो तो न ल श जो वर्ष में आ जाएगा, नहीं तो दांत के अंतर्गत आएगा, दंत के अंतर्गत आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसमें कौन से हैं, यही हैं आपके, ह और ऐड कर लीजिए तो उसमें हो जाएगा, यहाँ पर पूरा पैकेज हो जाएगा। तालव्य में हमने बात कर ली थी, ई दीर्घ ई, ये भी तालव्य के अंतर्गत आएगा। च छ ज झ इया, ये भी तालव्य के अंतर्गत आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, उस व्यंजन नहीं है यहाँ पर, कौन सा नहीं है, हमने बात कर ली थी। ल जो है उस व्यंजन नहीं है, बाकी सभी उस व्यंजन है। यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, पैकेज हो जाएगा पूरा। श ह निकाल लीजिए, के अंतर्गत किसके आते हैं, उसमें के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। स्पर्श अंतस्थ संयुक्त आप जानते हैं सभी। उस व्यंजन कौन से हैं, बिल्कुल सही, श श, जहां श श दिखा पैकेज पूरा सही कर लीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, फटाफट बताइए, उस वर्ण क्या है, बिल्कुल ये और अलावा क्या दिख रहा है, अंतस्थ दिख रहा है, साफ साफ, भूलना नहीं है कि पिछला भूल गए। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, उस वर्ण दिख रहा है। अरे सर आंसर तो डिक्लेयर हो गया, यस डिक्लेयर हो गया, तालव्य हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ट ठ ड ढ इया क्या है, ठ ठ ड अड़ बताइए क्या ये ट ठ ड ढ, मूर्धन्य है, भूल रहे हैं आप लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आइए, 100 पे आ गए हम लोग। बताइए फटाफट, उस व्यंजन नहीं है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं नहीं देखना है, नहीं शब्द देखना है यहाँ पर आपको, है ना। चलिए तो यहाँ पे कौन सा नहीं है उस व्यंजन, बिल्कुल सही, ग उस व्यंजन हमारा नहीं है। क्या है फिर ग, कंठ है, क ख ग घ अंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो आप कुछ ने सीखा इससे, आपका जो भी एक वर्णमाला का 2 पार्ट हो चुका है उसमें मैंने काफी कुछ समराइज कर दिया है, तो वो भी रिलेटेड कीवर्ड को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, और हमारा अगला भी 125 क्वेश्चन के आसपास पड़े हुए हैं, उसको भी हम अगले 3-4 पार्ट में देख लेंगे। 4 पार्ट में से खत्म कर देंगे, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और आपका रीजनिंग और जीएस का भी आपका आएगा पार्ट, तो उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।